हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, आज हम लोग यूपी TSSC पेट सिलेबस के अनुसार भारतीय इतिहास का 5वां टॉपिक देखेंगे। इसके पहले हम लोग 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग मौर्य वंश की। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित कुछ प्रश्नों को आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो कई बार प्रश्न आप सभी के एग्जामों में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंशी किस शासक को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो अंतिम शासक घनानंद को, नंदवंशी अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना किया था। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज आया। भारत में रहकर मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो मेगस्थनीज ने की है। इसे ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। आगे है, सोहगौरा ताम्रपत्र जो गोरखपुर में स्थित है और महास्थान अभिलेख जो बांग्लादेश में स्थित है, ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, इसमें हम लोग कौटिल्य, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त इन नामों से जाना जाता है, तो कौटिल्य ने राजनीति की पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। तो अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना किसने की है? तो चाणक्य ने की है, जो किस पर आधारित है? तो राजनीति पर आधारित है। इसे ध्यान दीजिएगा। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में उपवास, जो जैन धर्म में संलेखना प्रथा के द्वारा शरीर को त्याग दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में संलेखना प्रथा द्वारा शरीर को त्याग दिया था। तो आइए हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश में बिंदुसार के शासनकाल को देखते हैं। बिंदुसार का शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। तो मौर्य वंश पे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद बिंदुसार का शासनकाल आता है। तो बिंदुसार के शासनकाल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, तो अमित्र घात के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है। सीरिया के शासक एंटियाकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने भी डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। आइए अब हम लोग अशोक के शासनकाल को देखते हैं। मौर्य वंश पे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का शासनकाल आता है। बिंदुसार के बाद अशोक का शासनकाल आता है। अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। तो आइए अशोक से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। ध्यान दीजिए, अशोक अपने राज्याभिषेक से पहले उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक का उसके अभिलेखों में देवान पी दस्सी नाम से उल्लेख है। अशोक का नाम उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेट्यूर और उदयगोलम अभिलेख में मिलता है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन तथा दीपांश में करमोली कहा गया है। आगे देखते हैं, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। आगे है, अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया।
अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो कलिंग युद्ध के बारे में किस अभिलेख में जानकारी मिलती है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में। तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। तो अब हम लोग आइए देखते हैं अशोक से संबंधित उसके अभिलेखों को। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था। तो आइए अशोक के 13 शिलालेखों को हम लोग देखते हैं और उससे शिलालेख को देखते हैं और उसके विषय को देखते हैं उसमें। तो अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा और सभी मनुष्य मेरी संतान हैं के विषय में चर्चा की गई है। दूसरे शिलालेख की बात किया जाए, दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य तथा चोल, चेर, पांड्य, सतीपुत्र राज्यों की चर्चा की गई है। और तीसरे शिलालेख में युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों को दौरा करने के आदेश दिए गए हैं। चौथे शिलालेख में धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष दिया गया है। और पांचवें शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। वहीं छठे शिलालेख में इसमें आत्मनिर्णय की शिक्षा दी गई है। सातवें शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता और आठवें शिलालेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख मिलता है। वहीं नौवें शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा मिलती है और 10वां शिलालेख में धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। वहीं 11वां शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख की बात किया जाए तो 12वें शिलालेख में सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। आइए अब हम लोग मौर्य वंश के प्रशासन को देखते हैं। मौर्य वंश के प्रशासन में पांड्याध्यक्ष यह वाणिज्य का अध्यक्ष था, पौतवाध्यक्ष ये मापतौल का अध्यक्ष था, और शूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष था, और लक्षणाध्यक्ष ये टकसाल का अध्यक्ष था, और नवाध्यक्ष ये जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष था। वहीं विविताध्यक्ष ये चारागाह का अध्यक्ष था। अशोक ने आगे देखते हैं इसमें, अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोधगया की यात्रा की। उसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। तो ध्यान दीजिए, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बोधगया गया था और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मौर्य वंश से संबंधित पीटी के सिलेबस के अनुसार जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी को कंप्लीट देख लिए। अब आगे हम लोग गुप्त वंश देखेंगे। गुप्त वंश को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप सभी नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।